ताली बजाने में जोर पड़ता है क्या? ताली बजाओ पीछे तक सारे, जोर जोर से ताली बजाओ। मनोहर लाल जी जिंदाबाद। पीछे वाले बोलो मनोहर लाल जी जिंदाबाद। भाई जयकारा जरा दूसरे प्रकार का बोलो। भारत माता की। पीछे वाले कोने में आवाज थोड़ा कम आई भाई। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोहारो विधानसभा के इस बहल के इलाके में इतनी बड़ी भारी संख्या में आज आप लोग यहां आए हैं। आपकी हिम्मत, आपका साहस, ये गर्मी का महीना, राजस्थान के साथ लगता इलाका, सबसे पहले तो मैं आपके जोश को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे खजाना मंत्री, अपने यहां के लंबे समय से सेवा करने वाले हमारे नेता श्री जयप्रकाश दलाल जी, और लगातार इस इलाके की, हरियाणा अपने देश की बड़ी पंचायत लोकसभा में आवाज बने हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री चौधरी धर्मवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री घनश्याम सराफ जी, जिला के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत ही वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्री सतपाल सांगवान जी, चेयरमैन जिला परिषद बहन अनीता मलिक जी, इस लोकसभा के चुनाव के संयोजक भाई शंकर धुप्पड़ जी, पूर्व विधायक शशि परमार जी, और हमारे रोहतक जिले के आए हुए महम के नेता, बहुत ही जुझारू संघर्षशील जोशीले नेता भाई शमशेर खरकड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि इतनी गर्मी, इस गर्मी में मैं भी जब चंडीगढ़ या करनाल से हेलीकॉप्टर से चल के यहां तक आ रहा था तो उसमें भी बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी, और आज की आपकी इस गर्मी में यहां बैठे हैं, वास्तव में इस गर्मी ने मेरा भरोसा और बढ़ा दिया है कि जिस लक्ष्य को हम लेकर के चले हैं कि हरियाणा की 10 के सीटें ये हमने नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है, यहाँ आने के बाद कोई शक नहीं रहा, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि 10 की 10 सीटें हम मोदी जी की झोले में डालेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, पिछले 10 साल में बहुत से काम गिनाए गए हैं यहाँ, चाहे केंद्र सरकार मोदी जी के काम गिनाए हों और चाहे हरियाणा के काम गिनाए हों। मैं एक बात के लिए इस इलाके की तकलीफ को अच्छी तरह समझता हूं कि यहां पानी की इतनी कमी है। चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर यहां नहरें, नाले, खाले कुछ बन तो गए थे, कुछ दिन पानी भी चला होगा, लेकिन उसके 25-30 साल तक उनकी सुध किसी ने नहीं ली थी। जब जयप्रकाश जी यहाँ के विधायक बने, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टेल पर पानी पहुंचता नहीं है, पहुंचा दीजिए, और हमने 300 टेल में से 293 टेल पर सन 2016-17 पानी पहुंचाया मित्रों। और मैं खुद देखने के लिए आया था, मुझे याद है शायद पाजू गांव था वो, पाजू गांव में, और ऊंट की सवारी करके और मुझे वहां लेके गए थे, और जयप्रकाश जी ने मुझे वो पानी दिखाया था। मित्रों, पानी के लिए मैंने बहुत काम किया है, और केवल उस टाइम की ऐसा नहीं है, लगातार बरसात के दिनों में यहाँ पानी पहुंचता है। और पानी ज्यादा कैसे पहुंचे, ये बहनों से निवेदन है कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी देर ही 10-1 मिनट अपनी बात कहूंगा, आप 10 मिनट बैठ जाओ थोड़ा, उसके बाद बेशक जाना। तो 10 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं है, मेरा लंबा भाषण नहीं है। मैं तो केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि अभी भी यहाँ पानी की कमी है, पानी की पूर्ति ठीक हुई नहीं है। खाली यहां नहीं, हम तो राजस्थान के अपने मित्र, मुझे याद है एक दिन बहुत से कागज मेरे पास आते हैं, जब खोल के मैं देखता हूं तो एक गांव की कहानी लिखी हुई थी, लेकिन वो एड्रेस लिखा हुआ था राजस्थान के गांव का। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ लुहारू के इलाके में तो पानी फिर भी पहुंचता है,
लेकिन हमारे यहाँ तो पानी पीने की भी बूंद नहीं है। हमारे एक गांव का आप गोद ले लो, आप हमको पानी दे दो। यानी जो लोहारू से भी बदतर हालत में राजस्थान, वहां पानी पहुंचता नहीं है। अब राजस्थान की सरकार बनी, उनका कि आपके यहां जब बरसात का पानी आता है, बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, उस टाइम का पानी हमको दे दो। हमने कहा देखो, समुद्र में जाने की बजाय तो हमारे यहाँ जब बरसात के दिन होते हैं, अगर अपने आप पाइपलाइन बिछा के ले जाओ, हमें दिक्कत नहीं है। हम उनके सीकर जिले को, चूरू जिले को पानी देंगे, लेकिन देंगे तब जब पानी हमारे पास, हमारे अपने कोटे से ज्यादा होगा। जब बात आई, हमने कहा एक शर्त हमारी भी है। हमारी शर्त यह है कि आप अपनी 3 पाइपलाइन बिछाओगे तो साथ में एक पाइपलाइन हमारी भी ले जाओगे, और वो लोहारू में जाकर के आप उसको छोड़ना, ताकि हम लोहारी के इलाके को 600 क्यूसेक पानी और दे दें। मित्रों, ये समझौता हो चुका है। आने वाले सालों में लोहारू की पानी की प्यास, वो जो प्रोजेक्ट बनेगा हथनी कुंड डैम से शुरू होगा, और यहां लोहारू में 600 क्यूसेक पानी देने की बात हमने कही है। हमने लोहारू की सभी नहरें, नाले, उसकी भी रीमॉडलिंग कराई है। करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च आया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी इस बात की है कि जब जमीन पर आप लोगों की जो विकास की बातें मैं यहाँ के लोगों से सुनता हूं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने आकर के पूछा, मैंने कहा और विकास के बारे में बताइए। कहने लगे कि हरियाणा सरकार की जो ये पॉलिसी बनी है कि हर गांव में, यानी बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां लग रही हैं, वो इस इलाके में भी बहुत लग रही हैं। मुझे मालूम नहीं लगी कि नहीं लगी, आप बताइए, गांव के अंदर कोई बिना पर्ची खर्ची के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिली क्या? जरा हाथ खड़े करो तो मिली हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ऐसी बीमारी कांग्रेस के टाइम की हमने काटी है। वहां तो नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी कि पीएन की नौकरी के इतने पैसे, क्लर्क के इतने पैसे, सुपरिटेंडेंट के इतने पैसे, क्लास 1 के इतने पैसे, एचसीएस के इतने पैसे। ये पैसों से नौकरियां बिकती थी। भाइयों बहनों, हमने हम सब की नाराजगी मोल ली। हमने कहा मेरे प्रदेश का पढ़ा लिखा जवान ये सबसे पहले नौकरी पाएगा, सिफारिश की नौकरी नहीं मिलेगी। आखिर तो न्याय दिलाना है लोगों को। गरीब घरों के ऐसे बच्चे जो सपने में नहीं सोच सकते थे, ऐसे बच्चों की भी नौकरियां लगी हैं। जहां तक किसान की बात है, हमने 14 फसलें ये एमएसपी पर खरीदनी शुरू की। जब बाजरा खरीदना शुरू किया तो पहले साल में ध्यान में आया कि हम बाजरा खरीद रहे हैं, अपने किसानों का हमको खरीदना है, लेकिन साथ में बाजरे का भाव राजस्थान में बहुत कम था। वो भी आकर के और यहाँ 600-700 रुपए का ज्यादा भाव का बाजरा यहाँ बेचने लग गए। अगले साल से हमने कहा अपने हरियाणा के किसान किसी भी भाव बाजरा बेचेंगे, लेकिन जो एमएसपी का रेट है, बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, भावांतर भरपाई योजना के नाम से हरियाणा सरकार देगी हरियाणा के किसानों को। और हर बाजरे के किसान को, चाहे उसने घर में खाया है, चाहे उसने बेचा है, जितना पैदा हुआ उस सारे को हमने, और किसान को उसकी भरपाई ये हमने की है। मित्रों, भाई बहनों, तो हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। किसानों का पैसा पहले मंडी में आता नहीं, मंडी से किसान के खाते में नहीं आता था। सरकार ने शुरू किया कि अब कोई भी पैसा जो होगा वो हम उसके खाते में सीधा भेजेंगे। आज हमारा किसान लखपति करोड़पति हुआ है, क्योंकि पहले तो दुकानदार के पास पैसा जाता था, वो हमको कब दे कब ना दे, पैसा दे के पैसे के बदले में सामान देता था। कि अगर ब्याह करना, शादी करनी है तो फिर हलवाई कौन सा करना है, जो हमारा दुकानदार हलवाई कहता था जाके उससे जाके सामान ले। कपड़े का भी कहता था वहां से ले आ। लेकिन अब पैसा हमारे हाथ में आता है, जहां से इच्छा करते हैं वहां से सामान लाते हैं। ये किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? खाते में आना शुरू हुआ कि नहीं? अरे हाँ ना तो करो। हाँ, आना शुरू हुआ। तो यही हमको मन की तसल्ली होती है कि हमने कुछ अच्छे काम किए हैं। मित्रों, तो हमने किसानों के नाते से जो काम किया, उसमें किसान की आमदन कैसे बढ़े। यही गढ़वा स्थान है हमारे। पिछली बार अपने दलाल साहब कृषि मंत्री भी थे, मछली पालन के भी ये मंत्री थे, तो उन्होंने कहा गढ़वा के अंदर झींगा मछली का सीड का उत्पादन होना चाहिए। हमने करोड़ों रुपए लगा करके गढ़वा में झींगा मछली पालन मंजूर शुरू हो गया ना।
शुरू हो गया तो उसके ऊपर भी हमने 100 करोड़ रुपया लगाया है ताकि आगे आने वाले समय में लोगों की यहाँ आमदन बढ़े। बहल में पशुओं का एक अस्पताल बने, वहां सर्जिकल की जो हॉस्पिटल है ये इस बहल के अंदर भी हमने मंजूर किया है। मित्रों, किसानों के साथ कांग्रेस किस प्रकार का झूठ खेल खेलती थी। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, पिछले सालों की बात है कि 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने माफी की बात नहीं कही। मोदी जी ने कहा कि हम हर किसान को 6,000 रुपया साल का भेजेंगे, और 6,000 रुपया साल का भेजते हुए आज 10 करोड़ किसानों को पैसा दिया जा रहा है। हर साल 60,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जाता है, जो हर 4 महीने बाद हर किसान को एक किस्त पहुंचती है। ये 4 महीने बाद 2,000 रुपया किसानों को आता कि नहीं आता? जरा हाथ खड़े करो। आता है, ये आता है। किसानों का या गरीबों का भला कैसे हो, मोदी जी बहुत बारीक बारीक बातें करते हैं। मोदी ने कहा कि हम गरीबों को मकान देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। खाली मकान नहीं, मकान के अंदर शौचालय भी होना चाहिए, साथ में पानी भी मिलना चाहिए, साथ में बिजली भी मिलनी चाहिए, साथ में गैस का सिलेंडर भी मिलना चाहिए। आज हमारी बहन माता को चूल्हे पर रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, वरना ये जो चूल्हे का धुआं है, लकड़ी का हो या उपले गुस्से का हो, सीधा आंखों में, सीधा सांस के नाते से अंदर जाता, बीमारियां पैदा होती हैं। आज घरों में गैस का सिलेंडर ये मिला कि नहीं मिला? सबको बहनों बताओ, सबको मिला है। तो गरीबी दूर करने के ये तरीके हैं। कांग्रेस झूठ बोलती है, उन्होंने झूठ बोला हम आएंगे गरीबी दूर करेंगे। अरे ये तो राहुल गांधी की दादी ने भी 1970 में कहा था हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी के 10 साल में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये सर्वे कहता नीति आयोग का, ये सर्वे कहता वर्ल्ड बैंक का कि 20 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो मित्रों, गरीबी को दूर करने के लिए मोदी जी के पास स्कीम है, उनके पास फार्मूला है। गरीबी दूर करेंगे तो हम करेंगे। मोदी जी ने कहा कि हम हर महिला को लखपति बनाएंगे। लखपति माने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। हर गांव में 10, 12, 15 के कितने ही ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। मुझे लगता है हर गांव में 7, 8, 10 समूह यहां भी हैं। उन सब का जो उत्पाद होता है, चाहे वो खिलौने बनाए, चाहे वो कोई कपड़े की चीज बनाए, बुनाई करके, सिलाई करके, और उनका जो बाजार है ये हम उपलब्ध कराएंगे। हम इसके लिए शहरों में साझा बाजार खोलने जा रहे हैं। साझा बाजार में ये बहनें अपना सामान लेके जाएंगी, शहर का आदमी खरीदेगा, हमारी आमदन बढ़ेगी। हर महिला 1 लाख रुपया कम से कम साल में कमाएगी। महिलाओं को कहा कि ड्रोन सिखाएंगे। ड्रोन हमको मालूम है यहां तो नहीं उड़ रहा, वरना हमारी सभाओं में, ब्याह शादियों में भीड़ को देखने के लिए ऊपर से ड्रोन यानी फोटोग्राफी की जाती है। बहुत आसान खेल है, बहनों को ड्रोन सिखा करके, और हर बहन 1 लाख रुपया साल का कमाए, लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम ये मोदी जी ने लिया है। इस तरह गरीबी दूर करने की बात है। मित्रों, हम लोगों ने 10 की 10 सीटें जो जीतने की बात कही है, जैसा मैंने कहा, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के बारे में जरूर मैं 2 बातें आपको और बताना चाहूंगा। इनकी बौखलाहट क्या है? एक तो 10 की 10 हारने का डर इनको सता रहा है, और दूसरा इन्होंने जो 50-60 साल में भी काम नहीं किए, वो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। और 10 साल में ऐसे ऐसे काम जो सीधे हमको ध्यान में आते हैं। Akshaya Tritiya, bring home prosperity with Vindhya, an exclusive festive collection. Reliance Jewels. टपकती है कि हम जम्मू कश्मीर को ले लेंगे। कुछ लोग उनको बहकाते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग देश हो जाएगा। आतंकवाद जम्मू कश्मीर फैला, उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ के नौजवान, जो हरियाणा की धरती का जन्मा हुआ नौजवान, लड़ाई लड़ता है, शहीद होता है।
ये बात मोदी जी के जब ध्यान में आई, उन्होंने कहा कि हम 370 को खत्म कर देंगे ताकि ना बांस ना बांसुरी कुछ नहीं रहेगा। 370 खत्म होने के बाद ये जो जम्मू कश्मीर है देश का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा, फिर लड़ाई झगड़े आतंकवाद नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा लाभ भाइयों बहनों ये हरियाणा को हुआ है। आज हरियाणा का जवान वहां सुरक्षित महसूस करता है। 370 हटाई। राम जन्मभूमि पर जिसका झगड़ा कांग्रेस ने 500 साल से ये जो लड़ाई चल रही थी अपने 70 साल में उसका हल नहीं निकाल सके। मोदी जी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हमने तर्क ठीक से रखे कि वहां राम जी का जन्म स्थान है और रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना, सारे देश की लोगों की आस्था का विषय है। लोग दूर दूर से अपने आराध्य भगवान राम के जन्म स्थान को पूजा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। भाइयों बहनों, यह काम ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ?